हेलो एवरीवन। तो ज्योग्राफी का अपन ने फर्स्ट मिनी टेस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड मिनी टेस्ट। टोटल 3 मिनी टेस्ट हैं। फटाफट फटाफट करते हैं। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। यार एक बार के लिए तो सोचा था कि नहीं किया जाए, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि अपन सब मिल के साथ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। महासागर धारा दे रखी है और अपने पास अवस्थिति दे रखी है। तो क्यूरोसियो धारा जो है ये कहाँ मिलती है, कौन से महासागर में मिलती है? तो भाई ये प्रशांत महासागर की है। अगुलहास ये हिंद महासागर की है। और एंटलीज ये अटलांटिक की है। और पूर्वी पवनवाहा ये है भाई अंटार्कटिक महासागर की। तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी। एक बार ढंग से पढ़ लेना। क्यूरोसिवा कहाँ से है भाई? प्रशांत महासागर। अगुलहास कहाँ से है? हिंद महासागर। पूर्वी पवनवाहा ये है अंटार्कटिक महासागर। और एंटलीज धारा कहाँ से है भाई? अटलांटिक महासागर। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो ये पूरे का पूरा इसमें दे रखा है। यहाँ पे क्यूरोसिवा ये प्रशांत महासागर का आ गया भाई। इन सारों को सबको ढंग से देखना। जैसे क्यूरोसिवा आ गए, फिर यहाँ पे अगुलहास आ गया, फिर ब्राज़ील करंट आ गया, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आ गई, लेब्राडोर करंट आ गई, गल्फ स्ट्रीम आ गई, कैलिफोर्निया करंट आ गई, अलास्का करंट हो गई, हम्बोल्ट पेरू करंट हो गई। ये सारी की सारी देखो, जो ये रेड कलर में है वो वार्म करंट है, जो ग्रीन कलर में है वो कोल्ड करंट है। और जहाँ पे वार्म करंट और ग्रीन करंट दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ पर मछलियाँ वगैरह सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब सी वो जो वाटर में जितने भी वो लोग रहते हैं ना यार, जानवर रहते हैं, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो ये थोड़ा देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक प्रकार के पवन की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। वे वायुमंडल में ऊपरी स्तरों पर घटित होते हैं, वे दो बलों से प्रभावित होते हैं और दाब प्रवणता बल व कॉरियोलिस बल। जब वे संतुलन में होते हैं तब वायु समदाब रेखाओं के समांतर दाब प्रवणता के समकोण पर प्रभावित होती है। तो इसमें से ये कौन सी धारा का वो है, प्रतीक है? कौन से पवन का प्रतीक है? तो भाई ये वायुमंडल में ऊपरी स्तरों पर घटित होते हैं। ठीक है, दो बलों से प्रभावित होते हैं, दाब प्रवणता बल और कॉरियोलिस बल। और जब बल संतुलन में होते हैं तब वायु समदाब रेखाओं के समांतर दाब प्रवणता के समकोण पर प्रभावित होती है। तो ऐसा होता है जियोस्ट्रॉपिक विंड के अंदर होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो ये भाई कॉरियोलिस बल, ये जियोस्ट्रॉपिक पवनों के बारे में देखो यहाँ पे दे रखा है कि पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, मुख्यतः दाब प्रवणता और कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं होती हैं, घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं और वे पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालयी नदियों या ग्लेशियरों और उनकी अवस्थिति के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? भाई सियाचिन, नुब्रा घाटी, चुंगफुर, कुमाऊं गढ़वाल हिमालय, जेमू मध्य नेपाल क्षेत्र और गसेर ब्रह्म जिसे बोलते हैं पीर पंजाल श्रृंखला। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? भाई ये PYQs में आ चुका है। सियाचिन जो है ये नुब्रा घाटी में, ये सब बिल्कुल सही सुमेलित है। तो आंसर जाएगा ओनली 1। बाकी आप देख सकते हैं। देखो इसमें बीफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, छोटा सिगरी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, रोंगबक ग्लेशियर, जेमो ग्लेशियर, इन सब के बारे में दे रखा है और इनकी अवस्थिति भी दे रखी है। तो अपने पास अपन ने देखा सियाचिन जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? नुब्रा वैली में है। ठीक है, ओके, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से ग्लेशियर्स का। काराकोरम रेंज में स्थित शेरब्रम ग्लेशियर लद्दाख के बाल्टिस्तान क्षेत्र का एक प्रमुख ग्लेशियर है। ठीक है, तो शेरब्रम किसका है? काराकोरम रेंज का है, ना कि पीर पंजाल का। और लद्दाख के बाल्टिस्तान
बाल्टिस्तान क्षेत्र का एक प्रमुख ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नदियों के बारे में। भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघना की प्रमुख धारा बराक नदी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी समुद्र में प्रवाहित न होकर राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पुथमारी और मानस ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। मानस नदी तो है भाई, पुथमारी का मुझे नहीं पता। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है भाई। देखो, हाँ देखो, सुबनसिरी रिवर इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र का सारा सिस्टम है कि कहाँ से चलती है, चेमायुंगडुंग से चलती है, फिर उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट होती है दिहांग, दिबांग, सियांग, ये सारी यहाँ पर इधर मिलती हैं। धनसरी, कौपिली, ये सारी नदियाँ अपने इसमें लेफ़्ट साइड से मिलती हैं। राइट साइड से कौन कौन सी आ जाती हैं? ये पुथमरी, यही अभी पूछा था। मानस और तिपकाई, संकोस, धुबरी, ये सारी की सारी नदियाँ इसके अंदर आकर मिलती हैं। रंगा, पासीघाट में, और दिहांग, सुबनसिरी वगैरह ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। ओके, ये हिंदी में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वृहद क्षरण प्रक्रियाएं सामान्यतः विसर्पण से संबंधित होती हैं? तो विसर्पण से संबद्ध होती हैं कौन? मृदा सहित तीव्र गति, या चट्टान सहित धीमी गति, या हिम सहित धीमी गति, या फिर मृदा सहित धीमी गति। तो विसर्पण तो वही नीचे होता है, तो मृदा सहित धीमी गति होती है इसमें। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। वृहद संचलन। वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सैलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल और या हिम ले जाते हैं। वृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधारों और अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपक्षय ढालों पर अनअपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेडले कॉस्ट या सेल पृथ्वी के पवन प्रवाह के पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है। हेडले कॉस्ट जो होते हैं इसलिए बनते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा अन्य स्थानों की तुलना में सूर्य द्वारा अधिक तप्त होती है, जिससे तापीय परिसंचरण होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो आंसर जाएगा अपना इसमें ए। देखो यहाँ पर ये अपना हेडले कॉस्ट हो गया, ये भूमध्य व्रत हो गया। इस पर सीधे पड़ती हैं, गर्म होता है, यहाँ से तापीय संचरण इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, महासागरीय धाराओं में विशाल पृष्ठीय वृत्ताकार गति की अधिकता होती है और भूमंडलीय पृष्ठीय पवन प्रवाह द्वारा संचालित होती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के साथ साथ शीत जल को पश्चिम की ओर और फिर ध्रुवी की ओर ले जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या सही इनकी नहीं है। तो आंसर जाएगा इसमें बी। ठीक है, ये वापस से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा। तो भाई, एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में धीमी गति से चलने वाली तरंगे हैं। बात बिल्कुल सही है। किसी भूकंप के दौरान एस तरंगे भवनों, राजमार्ग, ओवरपास जैसी संरचनाओं के लिए कम विनाशकारी होती हैं। हाँ, जब भूकंप की तरंगें हो गई, कम विनाशकारी हो ही नहीं सकती। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चल सकती हैं और पृथ्वी के बाह्य कोर के माध्यम से चल नहीं सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। भूकंप विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का बाह्य कोर द्रव या तरल होना चाहिए। बाह्य कोर द्रव या तरल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो भाई, इसमें स्टेटमेंट ये सही नहीं है कि किसी भूकंप के दौरान एस तरंगे भवनों और राजमार्ग, ओवरपास जैसी संरचनाओं के लिए कम विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे थोड़े भेदभाव करेंगी। पढ़ते हैं इसके बारे में।
देखो, पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं जो गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद आती हैं, द्वितीयक सूचक तरंगे कहलाती हैं। और एस तरंग के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद करी है। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं और ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे सेल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप से भी बड़ा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी औसत उत्थान सबसे अधिक है, औसत ऊंचाई भाई सबसे अधिक है। ये स्टेटमेंट भी मुझे तो सही लग रहा है यार, पता नहीं। माउंट रोज इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिण महासागर की जलराशि पश्चिमी पवन और उसके चारों ओर वामावर्त दिशा में गति करती है, पता नहीं यार। इसमें आंसर अपना 1 यानी ए, यानी 1 और 2 तो सही है, 3rd और 4th इसमें गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल यूरोप से बड़ा है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि यूरोप का क्षेत्रफल 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत ऊंचाई लगभग 2300 मीटर है, जो किसी भी अन्य महाद्वीप से अधिक है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट विंसन 4892 मीटर है, न कि माउंट रोस। ओके, माउंट विंसन है भाई अंटार्कटिका का। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसन लोकेटेड विद इन द विंस ऑफ मासिफ स्टैंडिंग एट द एलिवेशन ऑफ 4892 मीटर यानी 16,015 फीट। दक्षिणी महासागर की जलधारा पश्चिमी प्रवाह दक्षिणी सागर के चारों ओर पूर्वावर्त दिशा में चलती है, न कि वामावर्त यानी क्लॉकवाइज चलती है, न कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकांश बालसनों के निम्नतम भाग पर एक भू आकृतिक स्वरूप होती है जिसे पलाया कहते हैं। ये किस श्रेणी की भू आकृतिक संरचना? नदीय या जलोढ़ भू आकृति की, या फिर शुष्क भू आकृति की, या फिर हिमनदीय भू आकृति की, या परिहिमनदीय भू आकृति की? तो पलाया तो झील होती है ना यार, नदीय या जलोढ़ भू आकृति, या तो शुष्क या फिर नदीय, कौन से है? हाँ, ये उसमें बनती हैं यार, मरुस्थल में बनती है, इसलिए शुष्क भू आकृति कहते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। पलाया मरुभूमियों के में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों और पहाड़ों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है और बेसिन के किनारों से लगातार आए हुए अवसाद के जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती हैं। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। सेकंड स्टेटमेंट है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है, ये बात भी सही है। वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, तो ये बात भी सही है। और दोनों के दोनों इसकी व्याख्या करते हैं तो आंसर जाएगा अपना ए इसके अंदर। ठीक है, देखो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। चट्टान और खनिज प्रकार, विभिन्न प्रकार की चट्टानें अलग अलग दरों पर अपक्षयित होती हैं। वर्षा टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, तो इस तरीके से। और जो वर्षा जल होता है उसमें CO2 मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन उसके अंदर घुली रहती है, इसीलिए
जो लोहे पर गिरती है जब उसकी बारिश की बूंदें, तो वो क्या उसमें क्या लगने लग जाती है, जंग, यानी उसका ऑक्सीकरण होने लग जाता है। तो बस इतना कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र और पर्वतीय श्रृंखला और पर्वत के प्रकार। मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वासिसस, आल्प्स और अपलेशियन और एंडीज। और पर्वतमाला के प्रकार हैं भाई, वलित पर्वत, ब्रंसोर्थ पर्वत और वलित पर्वत, वलित पर्वत। तो अब इसमें से देखना भाई, मध्य एशिया, वासजेस, वलित पर्वत, क्या ये बात सही है? इसमें कौन सा सही होगा भाई? ये सही है क्या भाई? आल्प्स जो है ये ब्रंसोर्थ पर्वत तो नहीं है, ये है वलित पर्वत। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन जो है ये वलित पर्वत है, ये बात बिल्कुल सही है। देखते हैं यार, देखो इसमें दो आंसर है, दो सही हैं, कौन कौन से सही है देखते हैं। ये तो डेफिनेट है कि उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत है वो वलित पर्वत है, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली सही है। और देखते हैं बाकी। देखो भाई, पर्वत होते हैं 3 प्रकार के, वलित पर्वत, ब्रंसोर्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्प्स जो पर्वत हैं ये वलित पर्वत है, जबकि इनकी सतह जो है ये उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। यह पुराने वलित पर्वत हैं। और जब बहुत बड़ा भाग टूटता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशों पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हार्स्ट और नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिक भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वास्जिस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की उनकी स्थिति को देखिए और ये भाई ये अपना काम अपने आप करेंगे भाई। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखियों के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ज्वालामुखी पर्वत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा करता है? तो भाई कौन सा देश करता है रूस और यूक्रेन के साथ राज्य क्षेत्रीय सीमा? तो वो है भाई एस्टोनिया या लातविया या बेलारूस या बुल्गारिया। तो वो है बेलारूस, ठीक है, ये है बेलारूस। पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। देखो ये अपना रसिया रहा और ये यूक्रेन रहा, और इन दोनों को बीच में दोनों की सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? यहाँ पर बेलारूस है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये बाल्टिक सी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ सी भी इम्पोर्टेंट है। अटलांटिक सी भी इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सी भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है भाई? तो कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा या कर्क रेखा पर या उत्तरी ध्रुव पर या प्रत्येक गोलार्ध में 45 डिग्री अक्षांश पर। तो ये कॉरियोलिस बल का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है भाई उत्तरी ध्रुव पर। ऊपर ही ऊपर जाके कॉरियोलिस बल सबसे ज़्यादा लगता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया। इस बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है और कॉरियोलिस बल अधिक अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित रहता है। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितना दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कॉरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की कई वृहत्तम पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे विद्यमान हैं।
इसमें पूछा है स्टेटमेंट कौन से सही, कितने सही हैं भाई। तो ये विद्यमान है पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी बड़ी, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कुछ पर्वत श्रृंखलाएं द्वीप चाप के रूप में प्रकट हुई हैं, ये बात भी सही है। मध्य महासागरीय कटक से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं, पता नहीं यार। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक के तल से 33 मीटर ऊंचा उठा हुआ है, ये भी नहीं पता। तो 1 2 तो स्टेटमेंट सही है। थर्ड फोर्थ, अच्छा थर्ड भी सही है भाई, फोर्थ गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। समुद्र के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की कई विशाल पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे पाई जाती है, जैसे मध्य अटलांटिक रिज। फिर आता है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं द्वीपीय चाप के रूप में प्रकट होती है, जैसे जापान द्वीपीय चाप, इंडोनेशिया द्वीपीय चाप इत्यादि। फिर आता है महासागरों के तल में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मध्य महासागरीय कटकों के कारण बनती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये मध्य अटलांटिक कटक महासागर के तल से हजारों मीटर ऊंचा होता है, न कि केवल 33 मीटर। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये करंट अफेयर आ गया। श्री अन्न के बारे में, मिलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री अन्न को प्राय जलवायु समुत्थानशील फसल कहा जाता है, क्योंकि वे न्यूनतम निवेश और रखरखाव से शुष्क भूमि में उग सकते हैं, ये बात तो सही है। श्री अन्न खनिज, आहारीय रेशा, प्रतिऑक्सीकारक और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, ये बात भी सही है। वैश्विक अनाज व्यापार में ज्वार, सोरगम सहित श्री अन्न का योगदान 3% से कम है, ये मुझे नहीं पता भाई। हाँ भाई, योगदान 3% से कम है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। श्री अन्न को जलवायु संवहनी फसल कहा जाता है। मिलेट्स को जलवायु संवहनी फसल कहा जाता है, क्योंकि वे शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में पानी, न्यूनतम निवेश और देखभाल के साथ उग सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मिलेट्स पोषण का अच्छा स्रोत है। मिलेट्स खनिज, आहार, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन से भरपूर होता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। और वैश्विक अनाज व्यापार में मिलेट्स की भागीदारी 3% से कम है। मिलेट्स विशेष रूप से ज्वार, सोरगम जिसे कहते हैं, बाजरा आदि वैश्विक अनाज व्यापार में योगदान 3% से भी कम है। इसकी तुलना में गेहूं, चावल का योगदान अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? सौर ऊर्जा द्वारा तापन, पवन, या फिर सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण और कॉरियोलिस बल। तो महासागरीय धाराओं को कौन प्रभावित नहीं करता? तो सूर्य चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो है ये इसको प्रभावित नहीं करता। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे कौन से हैं भाई? सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण और कॉरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है, यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाले वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठ जाता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है। इनके चारों ओर बहाव को वलय या गायरीज कहा जाता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सोंगो झील उपस्थित है? तो भाई सोंगो झील कहाँ उपस्थित है? लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो ये है भाई सिक्किम के अंदर। पढ़ते हैं इसके बारे में। तसोमो झील, जिसे सोंगमो झील या चांगू झील के नाम से जाना जाता है, सिक्किम में स्थित है। यह पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित एक हिमानी झील है जो राज्य की राजधानी गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भाई ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। यह बंजर भूमि व नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
ये ग्रामीण निर्धनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले केरोसिन तेल व सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने की भारत सरकार की एक स्कीम है। ये नहीं पता भाई। इसमें दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंजर भूमि, नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया, ये बात तो सही है। लेकिन केरोसिन को सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापन ये इसकी स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है। देखो भाई, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक पहल है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है क्योंकि ये बंजर भूमि और नदी जल ग्रहण में वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इससे पारिस्थितिक तंत्र को सुधार करने में मदद मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट, केरोसिन तेल को सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने की भारत सरकार की विशेष कोई योजना नहीं है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव मुख्य रूप से कार्बन क्रेडिट और पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है, न कि ऊर्जा स्रोतों के परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न सम्मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे वर्ष 1972 में प्रारंभ किया गया। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। तो वह इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है। देखो, भारत रत्न जो पुरस्कार है ये 2024 में कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन को कृषि के ये पहले मिला था। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को, फिर MS स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में, PV नरसिम्हा राव को मिला, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में स्थापित हुआ, 1972 में नहीं, 1954 से दिया जा रहा है। प्रारंभ में यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धि तक ही सीमित था। 2011 में पुरस्कार के मानदंडों के विस्तार किसी क्षेत्र में, ठीक है, 1966 के बाद मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अधिकतम 3 लोगों को इस किसी विशेष वर्ष में नियम 2 बार तोड़ा गया। अनुशंसा भाई, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को, फिर उसके बाद कोई मौद्रिक अनुदान इसमें नहीं दिया जाता। और पीपल के पत्ते का आकार का देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत रत्न। ठीक है, अब आ गई ये कॉम्प्रिहेंशन 1-2 जो भाई अपने आप कर लेना। टेस्ट पेपर हुआ अपना कंप्लीट। तो ये सेकंड टेस्ट पेपर हुआ, एक टेस्ट पेपर और बचा है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 1-2 बार इसको पढ़ जाना, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन बैठ जाए, बहुत अच्छी किस्मत होगी अपनी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।